साथियों बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र व्यास। साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने जो पशु में दुग्ध उत्पादन के लिए आहार व्यवस्था की बात करी थी, अब उससे आगे की बात करते हैं कि जिन पशुओं का जो दुग्ध उत्पादन 10 लीटर से ऊपर होता है, जैसे कि 15 लीटर 20 लीटर और उससे ऊपर, तो उनकी आहार व्यवस्था हम कैसी रखें जिससे उनकी दूध का टिकाव लगातार बना रहे। साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि जब पशु का दूध बढ़ता है, जब पशु की दूध की मात्रा ज्यादा होती है तो उसको खिलाना भी बहुत ज्यादा पड़ता है। और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है जो अधिक दुग्ध उत्पादन वाले पशुओं में, क्योंकि इसमें जो खिलाने वाले जो शुष्क पदार्थ की मात्रा है वो लगभग साथियों 3 से लेकर 3.5% तक होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक 500 किलो की एक कोई 5 क्विंटल की एक कोई गाय है तो उसको आपको 15 किलो से लेके 17.5 किलो तक शुष्क के रूप में आपको आहार खिलाना पड़ता है। अब इतना आहार खिलाना पशु के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसकी जो आहार व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खाना उसका जो पशु आहार है वो ऐसा हो कि वो पशु लाइकिंग से उसको खाए, पसंद से खाए। अदरवाइज वो खाएगा नहीं तो उसका दूध बनेगा नहीं। तो साथियों, इसमें महत्वपूर्ण बात यही ध्यान रखने की होती है। तो इस तरह के केस में सबसे पहले अपन को क्या करना होता है कि जो अपने भूसे की मात्रा है, जो भी अपन भूसा खिला रहे हैं उसकी मात्रा अपन को कम रखनी चाहिए, जिसमें लगभग 3 किलो के आसपास, 3 से 4 किलो के आसपास भूसा रखेंगे वो पर्याप्त होगा। और इसके बाद जो हरा चारा है, हरे चारे की मात्रा आपको 25 से लेकर 30 किलो तक रख सकते हैं। और यदि आपके पास साइलेज उपलब्ध है तो उसकी जगह आप साइलेज भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के जो चारे हैं, इससे उसका क्या है कि जो भरण पोषण की रिक्वायरमेंट जो उसकी पूरी हो जाती है। इसके बाद आते हैं हम उसके बांट सामग्रियों पे। तो साथियों, इस तरह के जो पशु हैं जिनका दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा है, इसमें हमें इस तरह की बांट सामग्रियां यूज करनी चाहिए जिसमें कि ऊर्जा भी अधिक हो और प्रोटीन भी अधिक हो। तो ऊर्जा और प्रोटीन अधिक वाले अवयव ज्यादा से ज्यादा उसकी बांट सामग्रियों में मिलाने चाहिए, जिससे कि उसके जो दुग्ध उत्पादन है वो लगातार बना रहे और पशु एक अच्छा मिल्क उत्पादन हमें दे सके। तो इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, एक तो इसमें इसका जो अनाज का और खल का इसका प्रतिशत भी अपन को बढ़ाना पड़ता है। इसमें लगभग हम 40% के आसपास, मतलब 100 में करीब 40 किलो अनाज और 40 किलो ही अपन को खल रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनाजों की। अनाज अपने वही पुराने हैं, जैसे कि हम गेहूं खिला सकते हैं उसको, मक्का खिला सकते हैं, जौ खिला सकते हैं, बाजरा खिला सकते हैं। और एक अच्छे रिजल्ट के लिए ये सभी आप यदि उसमें रखें तो बहुत अच्छा होगा कि चारों को अपन 10-10 किलो रख लें, ठीक है ना। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास जो उपलब्ध दाना है, जो आपके मार्केट में उपलब्ध है, वो ज्यादा रख लें, बाकी कम रख लें। लेकिन इनको सबको मिलाने से फायदा ये होता है कि पशु को एक अच्छा टेस्ट बनता है उससे। इसके बाद आते हैं हम खलों की बात करते हैं। तो खलों में साथियों क्या है कि खलें, हमें ज्यादातर खलें ऐसी उपयोग करनी चाहिए जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, जैसे कि सोयाबीन की डीओसी, सरसों की डीओसी, ये हमें जरूर इसमें कंपोनेंट में रखना चाहिए। इसके अलावा आपकी कपास की खल तो है ही और सरसों की खल है ही। तो इन चारों को आप बराबर मात्रा में भी उपयोग कर सकते हैं, या जो आपके यहाँ ज्यादा हो वो ज्यादा उपयोग कर लीजिए, जो आपको महंगी पड़ रही है उसको थोड़ा कम उपयोग कर लीजिए। ऐसे इसकी भी अपन को 40 किलो की मात्रा, 40% एक 100 किलो की फीड में ये बनाना चाहिए। इसके बाद आती है साथियों चोकर की बात। तो चोकर लगभग अपन 8% या 8 किलो के आसपास रख सकते हैं। और दाल चूरी जैसे कि चना चूरी वगैरह वो अपन 5% रख सकते हैं। इस तरह से आपके ये दाने का एक मिश्रण बन जाता है। मिश्रण बनाने का वही तरीका है कि सबको अपन दरदरा पिसवा लें और ये जो मात्रा बताई उस हिसाब से उनको मिला के और एक अपन मिश्रण बना देते हैं। अब आती है इसके जो दूसरे कंपोनेंट हैं, जैसे कि मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर साथियों इसमें 2% रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाला पशु है, इसमें कैल्शियम वगैरह की जो आवश्यकता है बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए हम 2% रखेंगे। इसके अलावा एक कैल्शियम के लिए एक मार्केट में एक डाई कैल्शियम फॉस्फेट करके एक सब्सटेंस आता है, उसकी भी 1 किलो की मात्रा हमें इसमें इसके जो पशु आहार में मिलाना चाहिए। इसके अलावा नमक, जैसे हमने पिछले उसमें मिलाया था 1 किलो, इसमें भी 1 किलो नमक मिलाना है। इसके अलावा इसमें एक और कंपोनेंट है जो इस तरह की फीड में हमें मिलाना पड़ता है, वो होता है
सोडा बाइकार्ब, मतलब खाने का सोडा, इसको आम भाषा में अपन पापड़ी सोडा भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे कि जो आहार अपन ने बनाया है इसमें अनाज ज़्यादा है। जब अनाज की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि पशु में एसिडोसिस डेवलप होती है, एसिडिटी डेवलप होती है। तो ये सोडा क्या करता है, एक बफर की तरह काम करके उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि पाचन बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से सोडा खिलाने से, इसमें सोडा पशु आहार मिलाने से उसको आफरा वगैरह की समस्या, एसिडोसिस की समस्या नहीं आती है। इसके बाद इसमें एक कंपोनेंट और आता है बाईपास फैट। साथियों, बाईपास फैट क्या है, जैसे कि अपन पशु को जो तेल वगैरह खिलाते हैं उसी तरह का एक ये कंपोनेंट है जो मार्केट में मिलता है। इसमें क्या है, ये जो बाईपास फैट होता है ये इसके पहले वाले पेट में पाचन इसका ना होके आगे वाले पेटों में जाके पाचन होता है, जैसे कि एबोलिज्म में। इससे इसका एक बेहतरीन रिजल्ट मिलता है अपन को कि भाई एक दूध में अच्छा उठाव मिलता है इससे, और दूध का फैट भी बढ़ता है। तो ये बाईपास फैट का कंपोनेंट हम 2% के आसपास इसमें डालते हैं। अब ये आपका एक कंप्लीट पशु आहार बन गया, इसको आप पशु को खिला सकते हैं। अब इसमें जो पशु को खिलाते समय कुछ 1-2 कंपोनेंट और हैं, जैसे कि ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स जैसे जो ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाला पशु होता है उसको ट्रेस मिनरल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। उसमें लगभग 10 ग्राम के आसपास उसको डायरेक्टली हम उसके फीड में मिला सकते हैं। और दूसरा होता है लाइव ईस्ट कल्चर। लाइव ईस्ट कल्चर क्या है, वो जो सूक्ष्म जीवाणु जो कि उसके पेट में है उसी का एक रूप है। यदि उसको भी हम 10 ग्राम इसमें ऐड कर दें तो पशु का पाचन बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ये एक आहार व्यवस्था के रूप में यदि अपन खिलाते हैं तो पशु का एक अधिकतम उत्पादन कर सकते हैं। अब साथियों, इतना सारा हम दाना खिला रहे हैं तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लिवर टॉनिक आता है। यदि लिवर टॉनिक हम उसको लगभग 10 दिन भी खिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि पशु का जो दूध है वो बहुत अच्छा बढ़ता है और उसमें पाचन की दिक्कत नहीं आती। और साथ में एक डाइजेस्टिव पाउडर जैसे कि बत्तीसा वगैरह वो हम खिलाएंगे, तो वो भी आप 7 से 10 दिन खिला दीजिए, उसमें क्या आफरे वगैरह की समस्या पशु को नहीं आएगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था से आप यदि पशु को खिलाएंगे तो उसका दूध का टिकाव बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं कि मान लो कि पशु का दूध है ना एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आके फिक्स हो गया, वो बढ़ नहीं रहा है। यदि उसमें दूध में एकदम से आपको उठाव चाहिए तो आपको 2 चीज़ें बता रहे हैं। एक तो आपका सोयाबीन होता है। सोयाबीन जो होता है उसको आप भूंज लीजिए, सोयाबीन का दाना उसको भूंज लीजिए, और भूंजने के बाद उसको दलिया के रूप में आप 250 ग्राम से लेके 1 किलो तक यदि पशु को खिलाएंगे तो एकदम से उसके दूध में जम पाता है। तो ये चीज़ दूध बढ़ाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। और दूसरा एक होता है कांकड़े का दाना, जिसको हम बोलते हैं बिनौला या कपास। तो इसको आप उबाल के खिलाइए, ये भी पशु को बहुत ज़्यादा दूध बढ़ाने में मदद करेगा। और उबालते समय आप उसमें थोड़ी सी बाजरा और थोड़ी सी मेथी और मिला लीजिए। ये कई जगह इस तरह की प्रैक्टिस आपने देखी होगी, पंजाब हरियाणा में साइड में इस तरह की प्रैक्टिस होती है कि उबाल के खिलाते हैं। उबालने से क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन के रूप में ये बन जाता है। और इसकी मात्रा भी लगभग 250 ग्राम से लेके 1 किलो तक यदि आप किसी भी पशु को देंगे तो उसके दूध में एकदम से उठाव आता है। तो साथियों, इस तरह से यदि आप ये आहार व्यवस्था रखेंगे तो आपके पशु का जो दुग्ध उत्पादन है वो 15 से लेके 20 लीटर 25 लीटर तक आप मेंटेन कर सकते हैं साथियों। तो इस तरह की आहार व्यवस्था आप अपने पशु को दीजिए, उससे आप अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे। खिलाने की विधि जो हमने पहले वाले वीडियो में बताई थी वही है। दूध के लिए गाय को 400 ग्राम और भैंस को 500 ग्राम प्रति लीटर मिल्क उत्पादन के हिसाब से दीजिए। आपके पशु का दूध का टिकाव बना रहेगा। ये जानकारी आपके लिए कारगर सिद्ध हो। धन्यवाद, नमस्कार।